Dear student, a very good morning to all of you. As you know, that we are discussing about the chapter number 31, section 430 to 435, title Appeal. In first part, we have already discussed a lot of problems regarding to the appeal. In this video, we will start from section 420 to 427. As you know very well that as far as the appeal is concerned, though we have already discussed various provisions on very last video, today we will discuss appeal in a very summarized manner. If you see this diagram, if you see that the appeal, there are three sections. We have divided all the segment into the four part. पहला है अपील में पिटीशन कैसे बनता है, दूसरा है कितने टाइप के अपील होते हैं, तीसरा है प्रोसीजर कौन सा है और कब कब के मामलों में अपील नहीं हो सकती है, और कुछ स्पेशलिस्ट प्रोविजंस को हम लोग डिस्कस करेंगे. तो ये अगर आप एक समराइज वे में देखें तो इन चार क्लासिफिकेशन से सारा अपील एक काफी चित्र जो है, ये सारे सेक्शंस आपके सामने हुए. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ है दोस्तों आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक नजर में सारी अपील जो है आपके सामने दिख रही है. देखिए पिटीशन, अगर पिटीशन की बात करें तो सेक्शन 421 टॉक्स अबाउट द स्पेशल राइट टू अपील इन सर्टेन केसेस. अगर आप 421 को देखें तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर किसी भी मामले में ट्रायल कोर्ट ने एक से दो तीन चार एक्यूज को कन्विक्शन दिया है, तो सभी एक्यूज को अधिकार है कि वो पिटीशन दायर कर सकते हैं. अंडर सेक्शन 421 में ये बात की गई है. सेक्शन 423 में बात की गई पिटीशन ऑफ अपील, कि अपील की पिटीशन कैसे तैयार की जाएगी. तो यहाँ पर 23 में कहा गया है कि एवरी अपील शैल बी मेड इन द फॉर्म ऑफ पिटीशन इन राइटिंग प्रेजेंटेड बाय द अपीलेंट. यानी कि पिटीशन उस तरह से दायर नहीं होगी जैसे कि ट्रायल कोर्ट में भारी भरकम पिटीशन दायर होता है, भारी भरकम जो है वो केस दायर हो जाता है. सिर्फ एक सिंपल पिटीशन जो है वो लिख के दिया जाएगा, उसके साथ एक स्टेटमेंट की कॉपी लगाई जाएगी ट्रायल कोर्ट के जजमेंट की, और इसे कोई पिटीशन मानकर जो है अपीलेट कोर्ट उस पर वो अपनी सुनवाई करेगी. पूरा का पूरा भारी भरकम फाइल बनाने की जरूरत नहीं है जैसे कि ट्रायल कोर्ट में होता है. और 424 में बात की गई व्हेन अपीलांट इन जेल, जब व्यक्ति स्वतंत्र है, जेल के बाहर है, तब तो सीधे कोर्ट में जाके अपील कर सकता है. लेकिन अगर व्यक्ति जेल में है तो यहाँ पर 424 में बात की गई है कि वो पिटीशन तैयार करेगा, कॉपी लगाएगा अपने जजमेंट की, ट्रायल कोर्ट के जजमेंट की, और उस पिटीशन और कॉपी को दे देगा जेलर जेल के सुपरिटेंडेंट को, यानी जेल के इंचार्ज को, और जेल का इंचार्ज जो है उस पिटीशन को जो फॉरवर्ड कर देगा कंसर्न कोर्ट को. तो यहाँ पर तीन बातें की गई है पिटीशन के संबंध में. अब बात की गई है टाइप्स ऑफ अपील, कितने प्रकार के अपील होते हैं. तो अपील के 5 प्रकार यहाँ पर हम लोगों ने बताए गए हैं. अपील अगेंस्ट कन्विक्शन, अगर किसी एक्यूज को कन्विक्ट किया गया है तो वो अपने ऊपर लगाए गए एक्यूज को जो कन्विक्शन हो गया है तो कन्विक्शन के अगेंस्ट जो है वो अपीलेट कोर्ट में अपील करेगा. और अगर अपील अगेंस्ट एक्विटल, ये 415 में कहा गया है कि अपील अगेंस्ट कन्विक्शन है. 419 में बात की गई है अगर किसी एक्यूज को छोड़ दिया गया, एक्विटल किया गया, तो पिटिशनर को अधिकार है कि वो अपील में जाकर कन्विक्शन के लिए वो प्रेयर करें. अपील अगेंस्ट एनहांसमेंट, यानी कि अगर पिटिशनर को लग रहा है, अगर प्रोसिक्यूशन को लग रहा है कि जो एक्यूज को सजा दी गई वो कम है, तो सजा को बढ़ाने के लिए अंडर सेक्शन 418 में जो है वो अपील कर सकता है. फिर अपील इन अदर केसेस 414 में बताया गया है कि कब किन परिस्थितियों में जो है अदर केसेस का मतलब होता है कि अगर अपील फ्रॉम ऑर्डर रिक्वायरिंग सिक्योरिटी और रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट और रिजेक्टिंग सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस, जहाँ पर सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर के लिए अगर सिक्योरिटी ली गई है तो उसके अगेंस्ट अगर अपील करनी है तो 414 में बात की गई है. और 420 में बात की गई है अपील अगेंस्ट कन्विक्शन बाय हाई कोर्ट. 420 में यहाँ पर अगर आप देखें तो 420 में कहा गया है कि अगर हाई कोर्ट में जो है अगर पिटीशन दायर रहा है, हाई कोर्ट ने किसी व्यक्ति को मृत्युदंड आजीवन कारावास के ज्यादा की सजा दी है, 7 या 10 साल से ज्यादा, तो ऐसी स्थिति में उसकी अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में होगी. ये इतने टाइप से अपील, यानी 415 में अपील अगेंस्ट कन्विक्शन है, 419 में अपील अगेंस्ट इक्विटल है, 418 में अपील अगेंस्ट इनहांसमेंट है, कुछ अपील अगेंस्ट जो है अगर गुड बिहेवियर के लिए बॉन्ड हो गया उसके अगेंस्ट अपील है, और अपील अगेंस्ट कन्विक्शन ऑफ हाई कोर्ट. तो इतने टाइप के अपील होते हैं.
अब दोस्तों किन किन मामलों में अपील नहीं हो सकती है? नो अपील अनलेस प्रोवाइडेड। 413 में कहा गया है कि जब तक कि अपील का प्रावधान ना हो इस संहिता के अंतर्गत अपील आप नहीं कर सकते हैं। दूसरा, नो अपील एक्यूज प्लीड गिल्टी। अगर एक्यूज ने प्लीड को गिल्ट कर दिया है तब आप अपील नहीं कर सकते हैं। और तीसरा है नो अपील इन केसेस ऑफ पीटी ऑफेंसेस। यानी पीटी ऑफेंसेस का मतलब है 3 महीने की मैक्सिमम कारावास या 1000 या 2000 से कम 2000 तक का जुर्माना। इस तरह के अगर कोई इस तरह के अगर कोई पनिशमेंट और फाइन लगाया गया है कि जहाँ के पनिशमेंट 3 महीने से ज़्यादा की नहीं है, जहाँ पर फाइन 1000 या 2000 रुपये से ज़्यादा करनी है, ऐसे मामले में अपील जो है वो नहीं की जा सकती है। अब यहाँ पर बताया गया मिसलेनियस केसेस में है पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट, जो हम लोग डिस्कस करेंगे तमाम 427 में पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट के बारे में, जजमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट और अपील कोर्ट में टेक फर्दर एविडेंस। जो भी अपीलेट कोर्ट का राइट है कि वो अपने एविडेंस को ले सकते हैं। यहाँ पर प्रोसीजर की बात की है, अपील हाउ हर्ड 422 में बताया गया है कि अपील अगर सेशन कोर्ट में जाती है तो कैसे हर्ड किया जाएगा, ये बात की है। अपील समनली डिसमिस, कब इनकी परिस्थितियों में अगर अपीलेट कोर्ट को लगता है कि पर्याप्त साक्ष्य नहीं है तो तुरंत ही ऑन रिकॉर्ड उसे केस को डिसमिस कर देगी। 425 में 426 में बताया गया कि कब की परिस्थितियों में अपीलेट कोर्ट जो है वो बगैर प्रोसिक्यूशन को सुने अपील डिसमिस नहीं कर सकती है। और फिर 433 बताया गया व्हेन जजेस इक्वली डिवाइडेड, जहां जजेस में अपीलेट कोर्ट के जजेस जो है आपस में एक मत नहीं होते हैं तो कैसे मामले का डिसीजन होगा। और लास्ट है फाइनलिटी ऑफ अपील, 434 में बताया गया है कि कब और किन परिस्थितियों में जो है अपील के बाद आगे कोई व्यक्ति उस अपील को चैलेंज नहीं करेगा। तो इन तमाम चीजों के बारे में बताया गया है यहाँ पर 435 तक जो है 413 से लेकर 35 तक अपील का भारी भरकम प्रावधान यहाँ पर किया गया है। अब आइए दोस्तों वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल द प्रोविजंस रिलेटेड टू अपील। 420 टॉक्स अबाउट द अपील अगेंस्ट कन्विक्शन बाय हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस। मैं बता चुका हूं कि अपील जो है जब वेयर द हाई कोर्ट हैज ऑन अपील, जब भी हाई कोर्ट में अपील की जाती है, रिवर्स एन ऑर्डर ऑफ इक्विटल, अगर ऑर्डर का इक्विटल रिवर्स कर रहा है ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन एंड कन्विक्टेड हिम एंड सेंटेंस हिम, और कन्विक्शन कर रहा है और सेंटेंस दे दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में और वो सेंटेंस जो है वो डेथ पेनल्टी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ आजीवन कारावास, और फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म ऑफ 10 ईयर 10 साल से ज्यादा का कारावास अगर ट्रायल कोर्ट दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है अगर हाई कोर्ट ऐसा सजा दे रहा है कि डेथ पेनल्टी किसी को दे रहा है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे रहा है, 10 साल की ज्यादा की सजा दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 420 कह रहा है कि ऐसे मामलों में अपील जो है सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट, यानी हाई कोर्ट ने दिया सजा तो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी। ये कोई एक एक्यूज जिसके खिलाफ सजा दी गई या एक से ज्यादा एक्यूज है सबके खिलाफ सजा दी गई, तो कोई भी एक्यूज जो है या सब मिलकर जो है वो 420 में वो सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करेंगे। दूसरा है 421 में स्पेशल राइट ऑफ अपील इन सर्टेन केसेस, नॉट रिटर्निंग एनीथिंग कंटेन इन दिस चैप्टर व्हेन मोर पर्संस देन वन, एक से ज्यादा कन्विक्टेड है, अगर एक ट्रायल में एक से ज्यादा एक्यूज को कन्विक्ट किया गया है, एंड एन अपीलेट जजमेंट और ऑर्डर हैज बीन पास इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच पर्सन, और किसी भी एक के खिलाफ या सबके खिलाफ कोई जजमेंट पारित किया गया है अपीलेट कोर्ट के द्वारा, देन ऑल और एनी ऑफ पर्सन कन्विक्टेड, तो सभी या कोई भी कन्विक्शन जिस व्यक्ति को दिया गया है वो जो है शैल हैव ए राइट टू अपील, उसे अपील करने का अधिकार 421 के अंतर्गत होगा। सीधी सी बात की गई है कि अगर एक से ज्यादा एक्यूज्ड है, एक से अगर आप देखें तो साफ कहा गया 421 में कि कुछ मामलों में स्पेशल राइट है कि अपील करने का, कि नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द चैप्टर, किसी भी मामले में एक से ज्यादा एक्यूज को कन्विक्ट किया गया है तो ऐसे मामले में जितने भी व्यक्ति होंगे वो सभी को अपील करने का अधिकार जो है वो दिया जाएगा। अब आइए 422 टॉक्स अबाउट द अपील टू कोर्ट ऑफ सेशन हाउ हर्ड। कोर्ट ऑफ सेशन अपील को कैसे सुनेगी? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 के प्रावधान को रहते हुए एन अपील टू द कोर्ट ऑफ सेशन और सेशन जज शैल बी हर्ड बाय ए सेशन जज और बाय एन एडिशनल सेशन जज। कब यहाँ पर बात की गई है कि 422 में बात की गई है कि अगर मामला कोर्ट ऑफ सेशन में आता है तो कोर्ट ऑफ सेशन
अपील कैसे सुनेगा दोस्तों? कोर्ट ऑफ सेशन में मामला कैसे आएगा? या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपने केस को रिमिट किया है, तो या सीधे ओरिजिनल डिसीजन में कोर्ट ऑफ सेशन ने मामले को सुना है। तो ऐसी स्थिति में सब सेक्शन 2 के प्रावधानों के ध्यान में रखते हुए कोई भी अपील यदि कोर्ट ऑफ सेशन को गई है तो सारी अपील जो है सेशन जज या एडिशनल सेशन जज द्वारा ही सुनी जाएगी। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बात दो जज की गई है, सेशन जज होना चाहिए या एडिशनल सेशन जज। असिस्टेंट सेशन जज का प्रावधान नहीं किया गया, ना ही उसको राइट दिया गया। प्रोवाइडेड दैट यदि ट्रायल कोर्ट के बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ने कोई कन्विक्शन किया है तो उसकी अपील जो है वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास की जाएगी। यहाँ पर प्रोवाइडेड में कहा गया है कि दैट एन अपील अगेंस्ट द कन्विक्शन ऑन अ ट्रायल हेल्ड बाय ए मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास, अगर सेकंड क्लास ने, ज़्यादातर ट्रायल जो है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को दिया जाता है, लेकिन अगर हाई कोर्ट के परमिशन से अगर किसी सेकंड क्लास को जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कोई ट्रायल किया है तो उसकी अपील जो है वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर सकते हैं। सामान्य तौर पर फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो अपील होगी वो सीधे कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगी। दूसरा कहा गया एन एडिशनल सेशन जज और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल सेशन जज या CJM शैल हियर ओनली सच अपील इन द सेशन जज ऑफ द डिवीजन में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर। जब सेशन जज जो है अगर तभी अपील में सुनेगा मामले को यदि सेशन जज ने एडिशनल सेशन जज को या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को आदेश दिया है कि आप इस मामले की अपील सुनिए, तभी वो सुनेगा, अदरवाइज जो है वो नहीं सुने। यानी किसी भी एडिशनल सेशन जज या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ऐसी अपील सुनने का अधिकार होगा यदि उस डिवीजन का सेशन जज जो है सामान्यतः आदेश और विशेष आदेश के द्वारा उसको ऐसा करने के लिए कहेगा, अदरवाइज वो नहीं सुनेगा। अगर आदेश नहीं देगा तो एडिशनल सेशन जज को और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कोई भी अपील सुनने का आदेश नहीं है। आदेश मिलेगा अगर सेशन जज से तब वो सुनेगा। Now come to section 2 423 talks about the petition of appeal. Every appeal shall be made in the form of the petition in writing printed by the appellant. अपीलार्थी जो है एक सामान्य पिटीशन बनाएगा राइटिंग में और उसे ही अपीलेट कोर्ट में वो प्रस्तुत किया। मैंने पहले भी कहा था कि भारी भरकम उसको सारी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक छोटा सा अपील करेगा कि साहब हमको ये कन्विक्शन दिया गया है ट्रायल कोर्ट के द्वारा या जो भी है कन्विक्शन के अगेंस्ट या एनहांसमेंट को कम करने के लिए, अगर पनिशमेंट को कम करने के लिए अगर अपील दिया जा रहा है तो जो भी उसकी प्रेयर होगी वो लिखेगा, उसके कोर्ट का वो आदेश लगाएगा और एक सिंपल तरीके से वो अपील जो है वो अपीलेट कोर्ट को दे देगा। Or his advocate, and every such petition shall, unless the court to which it is appointed otherwise desired, be accompanied by a copy of judgment. पिटीशन की कॉपी होगी प्लस कॉपी ऑफ जजमेंट होगा और ऑर्डर अगेंस्ट द अपील। यानी कि कोई भी अपील जो है वो जब भी कभी अपील कोई कोर्ट में फाइल करेंगे तो अपील हमेशा पिटीशन के रूप में फाइल होनी चाहिए और साथ ही साथ जो केस होगा वो केस के रूप में फाइल नहीं किया जाना चाहिए बल्कि पिटीशन के रूप में फाइल की जानी चाहिए और वो पिटीशन राइटिंग में होगा और जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट जो है उसके साथ में अटैच किया जाएगा। 24 talks about the procedure when appellant in jail. If the appellant is in a jail, अगर जो अपील करता है वो जेल में है, कोई ट्रायल कोर्ट ने आदेश दिया है, पुलिस उसको पकड़ के, ट्रायल कोर्ट ने उसको कन्विक्शन दे दिया है, पुलिस उसको पकड़ के जेल में डाल दिए, तो ऐसे स्थिति में ही मे प्रेजेंट हिज पिटीशन ऑफ अपील एंड कॉपीज अकम्पनी इन द सेम टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द जेल। तो ऐसी स्थिति में जो है अपीलांट जेल में रहते हुए भी एक पिटीशन लिखेगा और उसमें अपील की उसके ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर लगाएगा और उस अपील पिटीशन और ट्रायल कोर्ट को ऑर्डर को जो है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ जेल को देगा और वो जेल ऑफिसर इन चार्ज ऑफ जेल जो है वो फॉरवर्ड सच पिटीशन एंड कॉपी टू द प्रॉपर अपीलेट कोर्ट, वो प्रॉपर अपीलेट कोर्ट में जो है उसको फाइल कर देगा। ये बात सेक्शन 424 में कही गई है। अगर जेल में है तो जेल अथॉरिटी के माध्यम से वो अपील जो है वो प्रॉपर कोर्ट में जाएगी। अब आइए सेक्शन 425 समरी डिसमिसल ऑफ अपील। कब और किन परिस्थितियों में समरी डिसमिसल होगा, जो हम लोग यहाँ पे बात की थी समरी डिसमिसल 425 में। इफ अपॉन एग्जामिन द पिटीशन ऑफ अपील एंड कॉपी ऑफ द जजमेंट रिसीव्ड अंडर सेक्शन 423 में अगर पिटीशन अगर अपीलार्थी ने जो है अपील बनाया, अपील एक रिटन पिटीशन दिया है और उसमें अगर जजमेंट की कॉपी लगाई है और वो अंडर सेक्शन 423 और 424 के अंतर्गत अगर वो जेल में रहते हुए तैयार किया है, जेल के बाहर रहते हुए दिया है, तो ऐसी स्थिति में अपीलेट कोर्ट को लगता है
पिटीशन देखने के पश्चात और जजमेंट को देखने के पश्चात कि वो कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है अपील करने का। बहुत ही प्रॉपर चीज़ है दोस्तों कि अगर सफिशिएंट ग्राउंड नहीं होगा, खामखा अपील किया हुआ है, तो उसे समनली डिसमिस कर देगी। क्योंकि मैक्सिमम केसेस में जब भी किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई जजमेंट पारित होता है, तो जजमेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट पढ़ा लिखा इंसान होता है और काफ़ी उसमें एक्सपीरियंस होता है, तो जो भी जजमेंट देता है मान तौर पर किया जाता है कि वो सही जजमेंट दिया होगा। लेकिन अगर फिर भी कभी कभी लगता है कि कभी कभी तमाम केसेस में जब भी कोई अपील होता है कि वकील जो है वो जब भी कोई ट्रायल कोर्ट का जजमेंट आता है तुरंत आप दौड़ जाते हैं अपीलेट कोर्ट में, क्योंकि चाहे जजमेंट अच्छा हो बुरा हो, उसके अगेंस्ट हो उसके फेवर में, डजंट मैटर, वो एक राइट्स होता है, वो अपील करता ही करता। तो मैक्सिमम केसेस में जो अपीलेट कोर्ट है वो समनली डिसमिस कर देती है कि कोई ग्राउंड बनता नहीं है। तो लेकिन अगर यहाँ प्रोवाइडेड क्लॉज है, नो अपील प्रेजेंटेड अंडर सबसेक्शन 23 शैल बी डिसमिस्ड अनलेस द अपीलांट और हिज एडवोकेट हैज हैड ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन सपोर्ट ऑफ द सेम। यहाँ पर शर्त लगाया गया है, जब आपको राइट है कि समनली उसको डिसमिस कर ले, लेकिन जब भी आप उसको समनली डिसमिस कर रहे हैं तो एक चीज कहा गया है कि जब भी समनली डिसमिस तब करेंगे जब अपोजिट पार्टी के या उसके एडवोकेट को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दे देंगे। क्योंकि देखिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देंगे अपीलांट को और उसके एडवोकेट, यानी अपोजिट पार्टी नहीं, अपीलांट को प्रॉपर सुना जाएगा और उसके एडवोकेट को सुना जाएगा, या तो अपीलांट को या तो उसको एडवोकेट को सुन के तब अपील डिसमिस की जाएगी। यानी अपील को कर्ता को लगना चाहिए ना कि उसकी अपील को पर एंटरटेन किया गया है। ऐसे ही समनली डिसमिस कर देंगे, उसको पता ही नहीं चलेगा कि किस ग्राउंड पर हमको डिसमिस किया गया है। तो एक बार सुन लेंगे तो जज अपीलांट को भी लगेगा कि चलिए मुझे प्रॉपर सुना गया है और उसको भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ट्रायल कोर्ट भी सुन चुकी है, अपीलेट कोर्ट भी सुन चुकी है, उसके बाद भी उसका अपील जो है डिसमिस किया गया तो उसको भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। अब आइए दूसरा, नो अपील प्रेजेंटेड अंडर सेक्शन 424 शैल बी डिसमिस्ड एक्सेप्ट आफ्टर गिविंग द अपीलांट अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन सपोर्ट ऑफ द सेम। जैसे मैं कहा गया है, अपीलार्थी को सुनने के बाद ही डिसमिस किया जाएगा 424 की एप्लीकेशन, यहाँ पर जेल में रहते हुए किया गया है। अनलेस द अपीलेंट कोर्ट कंसीडर दैट द अपील इन फ्रैवलेस और दैट द प्रोडक्शन ऑफ द accused in custody before the court would have involved such inconvenience as would be disproportionate in the circumstances of the case। दोस्तों इसे ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा भारी भरकम आपको लग रहा है। 425 का जो क्लॉज बी है, क्लॉज बी एक आता है कि यदि कोई अपील 424 के अंतर्गत आएगी, 424 यानी कि प्रोसीजर व्हेन अपीलांट इन जेल, अगर कोई भी अपीलार्थी जेल में है, वहाँ पिटीशन दायर करके वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जेल के माध्यम से अपील किया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में अपीलांट का ये राइट है कि उसे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देकर उसके पूरी तरह से उस केस को जब तक नहीं सुन लेते हैं, या अपीलांट कोर्ट, अपीलेट कोर्ट जो है को ऐसा लगता है कि जो अपील लेकर आया है वो अपील फ्राइवलेस है, यानी कि खामखा परेशान या तुच्छ अपील है, या न्यायालय के समझ एक्यूज को कस्टडी के में पेश करने के मामले में परिस्थितियों के अनुपात में कहीं ज़्यादा असुविधा होगी। यानी अभियुक्त को कोर्ट में बुलाया जाएगा तो उसे ज़्यादा असुविधा होगी। तो दो चीज़ों में फ्राइवलेस है, और दूसरा है कि अगर इफ इट इज सर्टिफाइड दैट इट इज नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस टू डू हियर द डिस्पोज ऑफ द अपील, तो ऐसी स्थिति में जो है कि कोर्ट को लगना चाहिए कि अक्यूज को नहीं बुलाया जा सकता है, और दूसरा है कि अपील फ्राइवलेस है, तभी जो है और उसको प्रॉपर सुन लिया गया है। ये शर्तें जो है यहाँ पर जोड़ी जा रही है। सी है, नो अपील प्रेजेंटेड अंडर सबसेक्शन 424 शैल बी डिसमिस्ड समनली अंटिल द पीरियड अलाउड फॉर प्रीफरिंग सच अपील हैज एक्सपायर्ड। यदि कोई अपील अंडर सेक्शन 424 यानी कि जेल के रहते के दौरान कोई अपील की गई है और उसको डिसमिस करने से पहले संबंधित उसको डिसमिस तब तक नहीं की जाएगी जब तक ऐसी अपील की जो है मियाद यानी लिमिटेशन पीरियड, जो कि एक समय के भीतर आपको अपील करनी होती है, वो समय
व्यतीत हो चुका है, पास हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, तब आप चाहे तो अपील को समनली डिसमिस कर सकते हैं, डिसमिस कर लेंगे। अदरवाइज आप डिसमिस नहीं करेंगे जब तक कि टाइम बाउंड नहीं हुआ है, उसके अंदर है, तो आपको अपील को सुननी ही होगी। और दूसरा कहा गया कि तभी डिसमिस करेंगे जब प्रॉपर सुन लेंगे और उसको लगेगा कि फ्राइबलेस नहीं है, या फिर जो 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 अभियुक्त है वो जेल में है, उसको प्रस्तुत नहीं किया सकता है, तब ऐसी स्थिति में अपील को आपको डिसमिस करना होगा। दूसरा है 425 का सब क्लॉज 2 कह रहा है, बिफोर dismissing an appeal under the 6th section, the court may call for the record of the case. अपील डिसमिस करने से पहले अपीलेट कोर्ट जो है उस केस के संबंध में जितने भी रिकॉर्ड है वो मंगाएगी और उसको प्रॉपर जो है वो देखेगी कि कोई सब्सटेंशियल ग्राउंड तो नहीं बनता है इस अपील को एक्सेप्ट करने का। अब रिकॉर्ड इसलिए बना रही है, मंगाया जाता है, ये देखा जाता है कि कोई ऐसा चीज़ तो नहीं छूट गया है जिससे कि अपील को हम एक्सेप्ट नहीं करें। तीसरा है वेयर द अपीलेट कोर्ट डिसमिसिंग एन अपील अंडर दिस सेक्शन इन ए कोर्ट ऑफ सेशन और द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इट शेल रिकॉर्ड इट्स रीजन फॉर डूइंग सो। यानी यहाँ पर तीसरा कहा है, जब भी कोर्ट ऑफ सेशन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है कोई अपील डिसमिस कर रहा है तो क्यों डिसमिस कर रहा है, क्या रीजन है डिसमिस करने का, इस रीजन को रिकॉर्ड जरूर करना पड़ेगा, नेसेसरी है उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फोर्थ है वेयर एन अपील प्रेजेंटेड अंडर सेक्शन 424 में जब अपील प्रेजेंट किया जा रहा है किसी अपीलेट कोर्ट में, हैज बीन डिसमिस समनली और उसे डिसमिस किया गया है, कोर्ट में 424 के अंतर्गत अपील आई है अपीलेट कोर्ट में और अपीलेट कोर्ट उसे समनली डिसमिस कर रहा है अंडर दिस सेक्शन, एंड द अपीलेट कोर्ट फाइंड दैट द अनदर पिटीशन ऑफ द अपील ड्यूली प्रेजेंटेड अंडर सेक्शन 423 और साथ ही साथ जब अपील डिसमिस कर रहा है तो कोर्ट को लगता है कि इसी संबंध में सेम अपीलार्थी ने जो है कोई और पिटीशन भी प्रेजेंट किया है कोर्ट में ऑन द बिहाफ ऑफ द सेम अपीलेंट हैज नॉट बीन कंसीडर इट बाय इट, और उसे कोर्ट ने कंसीडर नहीं किया। यानी दो पिटीशन जो है अपील के संबंध में दायर किए गए हैं कोर्ट में, then the court may not be understanding anything contained in section 434 के किसी भी बात के रहते हुए भी if it is satisfied that it is necessary in the interest of justice, अगर कोर्ट को लगता है कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है, so to do here the dispose of such appeal in according with the, तो ऐसी स्थिति में अपील को जो है वो कोर्ट सुन लेगी। यहाँ पर दोस्तों ये बात की दो अपील यहाँ दायर की जाएगी, जहाँ एक अपील 424 को कोर्ट जो है समनली डिसमिस कर रहा है, उसी वक्त कोर्ट को ये लगता है कि एक और अपील सेम अपीलार्थी के द्वारा जो है इसी संबंध में दायर की गई है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट यहाँ कह रहा है, ऐसे मामले में कोर्ट को लगता है कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में 423 के अंतर्गत उस अपील को सुना जाना चाहिए, तो उसे सुनेगा और तब उसका निपटारा किया जाएगा। 426 टाइम्स अबाउट द प्रोसीजर फॉर हियरिंग अपील नॉट डिसमिस समनली, कि यहाँ पर है कि तुरंत उसको डिसमिस किया जा रहा है, थोड़ा बहुत सुनने के बाद उसको डिसमिस किया जा रहा है, और यहाँ पर है कब आप डिसमिस नहीं कर सकते हैं, अपील नॉट डिसमिस समनली उसको डिसमिस करनी करता, आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। यहाँ पर कहा गया है इफ द अपीलेट कोर्ट हैज डज नॉट डिसमिस द अपील समनली, अगर 424 में अपीलेट कोर्ट जो है समनली डिसमिस नहीं कर रही है तो ऐसी स्थिति में इट शैल कॉज नोटिस टू द टाइम एंड प्लेस ऑफ व्हिच सच अपील विल बी हर्ड टू बी गिवन। तो ऐसी स्थिति में कौन सी प्रक्रिया अडॉप्ट की जाएगी, जब आप यहाँ तो 424 में राइट दिया गया है कि आप अपील को देखिए, पिटीशन को देखिए, जजमेंट को देखिए और आपके कुछ शर्तों के आधार पर आप उसको समनली उसको डिसमिस कर लीजिए, अपीलांट को सुनिए, डिसमिस कर लीजिए। अपीलांट को सुनने के बाद उसको लगता है कि फ्रेवलेस जजमेंट है तो उसको डिसमिस कर लीजिए। अपील अगर प्रेजेंट की गई है तो अगर मियाद पूरी हो गई है उसको डिसमिस कर सकते हैं। अब तो ये तमाम तरीके हैं जब आपको तुरंत डिसमिस किया जा सकता है, लेकिन कुछ तरीके हैं जब आपको डिसमिस नहीं कर रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, आप उस अपील को सुनेंगे। कैसे सुनेंगे? सबसे पहले सच अपील विल बी हर्ड एंड गिवन, पहला है कि सबसे पहली बात है कि टाइम एंड प्लेस के संबंध में नोटिस देंगे। अगर 426 बात करिए, यदि अपीलेट कोर्ट अपील को समनली डिसमिस नहीं करती है तो वो उस समय और स्थान को जहां अपील सुनी जाएगी उसकी सूचना जो है, कब अपील किस डेट को किस स्थान को सुनी जाएगी उसकी सूचना जो है अपीलेट कोर्ट जो है किसको देगा, पहला है टू द अपीलांट और हिज एडवोकेट, अपीलार्थी को और उसके एडवोकेट को देगा सूचना।
दूसरा है टू सच ऑफिसर एज द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट इन दिस बिहाफ। स्टेट गवर्नमेंट ने अगर इस पर्पज के लिए किसी ऑफिसर को नियुक्त किया गया है तो उसे वो सूचना देगी। तीसरा, इफ द अपील इज अ फॉर्म ऑफ जजमेंट ऑफ कन्विक्शन इन द केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन द कंप्लेंट टू द कंप्लेनेंट, अगर अपील जो है वो कंप्लेनेंट के द्वारा दाखिल की गई ट्रायल कोर्ट में, तब ऐसी स्थिति में कंप्लेनेंट को भी सूचना दी जाएगी। और चौथा है, इफ द अपील अंडर सेक्शन 418 और 419 टू द एक्यूज, अगर अपील जो है 418 के अंतर्गत आई है या 419 के अंतर्गत आई है, तो ऐसी स्थिति में डेट और स्थान की सूचना, डेट और समय की सूचना जो है वो एक्यूज को, एंड शैल आल्सो फर्निश सच ऑफिसर कंप्लेनेंट एंड एक्यूज विद अ कॉपी ऑफ द ग्राउंड ऑफ अपील। अपील के ग्राउंड की कॉपी जो है वो भी एक्यूज को भी दी जाएगी, कंप्लेनेंट को भी दी जाएगी, और जो भी संबंधित व्यक्ति होंगे उसको दी जाएगी। ये बात 426 में, क्योंकि जाहिर सी बात है अपील अब एक्सेप्ट हो गई है, तो जो है उसको अपोजिट पार्टी को उसकी सूचना समय और स्थान, अपीलांट को भी और अपोजिट पार्टी दोनों को भी समय और स्थान की सूचना जो है देना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा 426 का दूसरा क्लास ये करा है, द अपीलेट कोर्ट शैल देन सेंड टू द रिकॉर्ड ऑफ द केस इफ सच रिकॉर्ड इज नॉट ऑलरेडी अवेलेबल इन दैट कोर्ट एंड हियर द पार्टीज। यहाँ दोस्तों बात की गई है कि जैसे ही अब सूचना दे दी गई है, अब सूचना देने के बाद जो है सूचना देने के बाद यहाँ पर क्लास 2 में करा है कि यदि अपील इस बात की है कि एग्जिस्टेंस सेंटेंस में इन्हांस दिया जाए या सेंटेंस लीगल है, 426 टॉक्स अबाउट द कि यदि अपीलेट कोर्ट इस केस से संबंधित सभी दस्तावेजों, जैसे भी समय स्थान की सूचना दी जाएगी, अपीलेट कोर्ट जो है सारे दस्तावेजों को मंगा लेगा और यदि उसके पास ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है तो तब उसको पक्षकारों को जो है वो सुनने का काम करेगा। अब प्रोवाइडेड क्लॉज में कहा गया है, इफ द अपील इज only as to the extent or the legality of the sentence। दो चीजें बातें कही है दोस्तों प्रोवाइडेड क्लॉज में कि अगर अपील ट्रायल कोर्ट के अगेंस्ट अपील आई है और उस अपील में सिर्फ दो चीजें कही गई है, एक्सटेंट यानी कि मात्रा पर, जो सजा की मात्रा पर, या फिर लीगलिटी ऑफ द सेंटेंस की सजा देने का अधिकार है, उतनी सजा देने का अधिकार है कि नहीं है, इसकी वैधता के संबंध में अगर चैलेंज किया गया है, द कोर्ट में डिस्पोज ऑफ द अपील विदाउट सेंडिंग फॉर द रिकॉर्ड। तब बगैर रिकॉर्ड देखे ही, क्योंकि ये इसलिए किया गया है क्योंकि ऑर्डर में ऑलरेडी ऑर्डर की कॉपी ऑलरेडी उसके पास है, फिर किसी और रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है। लीगलिटी ऑफ द सेंटेंस मान लीजिए कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को 3 साल तक की मैक्सिमम सजा का पावर है, उसने 5 साल दे दिया, तो ऐसी स्थिति में लग रहा है जजमेंट की कॉपी से ही लग रहा है, फिर और रिकॉर्ड की क्या जरूरत है। इसलिए उन्होंने कहा है कि लीगलिटी, जहां पर अगर अपील जो है वो लीगलिटी ऑफ द सेंटेंस की है, तो ऐसी स्थिति में कोई और रिकॉर्ड देखने की जरूरत नहीं है, बगैर किसी रिकॉर्ड को मंगाए जो है वो डिसमिस कर सकता है। थर्ड है, वेयर द ओनली ग्राउंड फॉर अपील फॉर अ कन्विक्शन इज द एलिज सीवियरिटी यानी कि कठोरता है, ज्यादा कठोर दंड दिया गया है of the sentence, the appellant shall not accept with the leave of the court urge or be heard in support of any other ground। यहाँ पर बात की गई दोस्तों तीसरा है, जहाँ कन्विक्शन के विरुद्ध अपील का आधार केवल सेंटेंस की सेवेरिटीज, कठोरता है कि कठोर दंड दिया गया है, वहाँ अपील विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट जो है विदाउट कोर्ट के परमिशन के या किसी आधार के समर्थन में न तो वो कहेगा न इस तरह में उसको सुना जाएगा। यहाँ पर इस बात की कही गई है। 427 टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट। दोस्तों यहाँ पर बात की गई है कि अपीलेट कोर्ट की पावर क्या क्या होगी, इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ज्यादातर एग्जामिनेशन में इससे सवाल बनता है कि अपीलेट कोर्ट की पावर क्या क्या होगी। इसके बाद में देखिए दोस्तों, पहला पावर है आफ्टर परसुइंग सच रिकॉर्ड एंड हियरिंग द अपीलांट, अपीलार्थी को सुनने के पश्चात और रिकॉर्ड को देखने के बाद, और हिज एडवोकेट या उसके एडवोकेट को सुनने के बाद, उसके रिकॉर्ड देखने के बाद, इफ ही अपीयर, यदि वो अपीयर होता है, यानी कि पहले अपीलार्थी को या उसके एडवोकेट को सुना जाएगा और रिकॉर्ड देखा जाएगा, एंड द पब्लिक प्रोसिक्यूटर इफ ही अपीयर, और फिर उस मामले का पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होगा उसे सुना जाएगा, उसको उस रिकॉर्ड देखा जाएगा, उसके द्वारा दिया जाएगा। एंड इन केस ऑफ एन अपील अंडर सेक्शन 418 और 419 के खिलाफ अगर अपील हुआ है तो
द एक्यूज, अगर मामला 418 और 419 के तहत आया है तो ऐसी स्थिति में एक्यूज को भी सुना जाएगा। इफ ही अपीयर, यदि अपीयर होता है द अपीलेट कोर्ट में, और उसके बाद इफ इट इज अपीलेट कोर्ट को कंसीडर करता, अपीलेट कोर्ट को लगता है दैट देयर इज ए नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इंटरफेयर, कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड इंटरफेयर का नहीं है, डिसमिस द अपील, वो अपील को डिसमिस कर देगा। यानी कि सभी पक्षकारों को सुनने के बाद अगर ट्रायल कोर्ट को लगता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है तो 427 में पावर है कोर्ट को, अपीलेट कोर्ट को, क्योंकि मामले को समाप्त कर देगा, वो डिसमिस कर देगा। और में या फिर आगे कोई कार्रवाई करेगा, उसको लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड है तो फिर आगे की कार्रवाई करेगा। वो क्या करेगा? इफ एन अपील फ्रॉम ए ऑर्डर ऑफ इक्विटल, यदि अपील जो है ट्रायल कोर्ट ने जो है एक्यूज को जो है वो छोड़ दिया है और इक्विटल के आदेश के खिलाफ अपील हुई है अपीलेट कोर्ट में, तब ऐसी स्थिति में रिवर्स सच ऑर्डर, अपीलेट कोर्ट का राइट है कि वो उस ऑर्डर को, यानी कि अगर आपने छोड़ा है तो उसको उलट देगा, कन्विक्शन देगा। एंड डायरेक्ट द फर्दर इंक्वायरी, या पुनः इंक्वायरी के लिए ट्रायल कोर्ट को डायरेक्ट कर देगा कि आप इसको पुनः सुनिए। बी मेड और दैट द एक्यूज टू बी रीट्राइड, या फिर इंक्वायरी पुनः करिए या फिर उसी केस का रीट्रायल करिए। इंक्वायरी अलग होता है, ट्रायल अलग होता है, वहां पर कहेगा पुनः इंक्वायरी कीजिए या फिर रीट्रायल करने के लिए कह सकता है, और कमिट द फॉर द ट्रायल, या फिर अगर कोर्ट ऑफ सेशन है तो मामले को कमिट कर देगा, या ट्रायल कोर्ट है कमिट करके वो हायर कोर्ट में उस मामले को कमिट भी कर सकता है। As the case may be, or find him guilty and pass sentence on him according to the law, या फिर उसे गिल्टी करार कर सकता है। कोई भी काम वो ट्रायल कोर्ट कर सकता है। यानी कि ट्रायल कोर्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर अपील जो है इक्विटल के आदेश के आदेश के अगेंस्ट भी दी गई है तो ऐसे मामले में उस इक्विटल ऑर्डर को रिवर्स कर सकता है, या फिर पुनः इंक्वायरी करने का निर्देश दे सकता है, या फिर उस एक्यूज के खिलाफ रीट्रायल करने इंक्वायरी फिर कराएगा या रीट्रायल करा देगा, या और गिल्टी पाया गया है तो ऐसी स्थिति में लॉ के अकॉर्डिंगली जो है वो पनिश किया जाएगा। दूसरा काम कर सकता है इन ए अपील फ्रॉम द कन्विक्शन, अगर कन्विक्शन के खिलाफ, यहाँ पर इक्विटल के खिलाफ अपील आया है और यहाँ पर अगर कन्विक्शन के खिलाफ अपील आया है, रिवर्स द फाइंडिंग एंड सेंटेंस, तो ऐसी स्थिति में जो है वो ट्रायल कोर्ट के फाइंडिंग के खिलाफ अगर जजमेंट आया है, यहाँ पर बात किया गया है, अगर कन्विक्शन का आदेश आया है तो उसे छोड़ सकता है, रिवर्स कर सकता है, और द फाइंडिंग एंड सेंटेंस एंड एक्यूट और डिस्चार्ज द एक्यूज को एक्यूट कर सकता है, उसे डिस्चार्ज कर सकता है, और ऑर्डर हिम टू बी रीट्राइड या रीट्राइड करा सकता है, और बाय ए कॉम्पिटेंट जुडिशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू सच अपीलेट कोर्ट और कमिट फॉर द ट्रायल। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि अगर कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील आई है या फिर इक्विटल के अगेंस्ट अपील आई है, तो एक सामान्य सा ध्यान रखिएगा कि जो है उस फाइंडिंग को वो कभी भी अल्टर कर सकता है, सेंटेंस को रिवर्स कर सकता है, री इंक्वायरी करा सकता है, रीट्रायल करा सकता है, या किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट को कह सकता है कि मामले को पुनः सुने। तमाम कार्रवाई जो है वो अपीलेट कोर्ट को पावर है कि वो कर सकता है। अब आइए दूसरा है अल्टर द फाइंडिंग मेंटेन द सेंटेंस, या हो सकता है कि फाइंडिंग को अल्टर कर दे, सेंटेंस को मेंटेन कर सके। ये तीसरा है विद और विदाउट अल्टरिंग द फाइंडिंग अल्टर द नेचर और द स्टैंड और द नेचर एंड स्टैंड इफ द सेंटेंस बट नॉट सो एज टू द एनहांस द सेम। फाइंडिंग को अल्टर के साथ या बिना अल्टर के साथ सेंटेंस के नेचर को अल्टर कर सकता है, यानी कि रेगुलर इम्प्रेजनमेंट को सिंपल इम्प्रेजनमेंट में कर सकता है, और स्टैंड मात्रा को अल्टर कर सकता है, और द नेचर और स्टैंड दोनों को कर सकता है। यानी कि नेचर की मात्रा को, जो भी सेंटेंस है उसकी मात्रा को कर सकता है, और नेचर के सेंटेंस को जो है वो अल्टर कर सकता है। जो भी चाहेगा अपीलेट कोर्ट
कर सकता है। सी में भी बात की गई है, जहां पर अपील इनहांस के लिए आया है, यहाँ पर आया है इक्विटल के खिलाफ अपील आई है दोस्तों, यहाँ पर आया है कन्विक्शन के खिलाफ अपील आई है, और यहाँ पर अगर सजा को बढ़ाने के लिए अपील आई है कि उसको सजा को बढ़ा दिया जाए, तो भी उपरोक्त सारे राइट्स जो है अपीलेट कोर्ट को होंगे। क्या राइट्स होंगे कि वो पुनः मैं रिपीट कर दूं जो बताया, ट्रायल कोर्ट ने पनिशमेंट अगर कम दिए हैं, इसकी वजह से अगर कोई अपील आई है, तो ऐसे मामले में अपीलेट कोर्ट को पावर है कि फाइंडिंग एंड सेंटेंस को रिवर्स कर सकता है और एक्यूज को एक्विट या डिस्चार्ज भी कर सकता है, या फिर रीट्राइड का आदेश दे सकता है, और या फिर किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा जो चाहे तो वो उसे पुनः जो है वो मामले को सुनवाने का कर सकता है। या फिर दूसरा है, ये सेम वाला है, दूसरा है अल्टर द फाइंडिंग मेंटेन द सेंटेंस कर सकता है, फाइंडिंग को अल्टर कर सकता है, सेंटेंस को मेंटेन कर सकता है, या फिर विद और विदाउट अल्टरिंग द फाइंडिंग को विथ और या विदाउट अल्टरिंग द फाइंडिंग जो है उसके नेचर को बदल सकता है, उसके स्टैंड को बदल सकता है, या फिर नेचर और स्टैंड दोनों को बदल सकता है। यानी सजा की मात्रा को कम या बढ़ा सकता है, या फिर सजा की प्रकृति को कम या बढ़ा सकता है, जैसा चाहे जो है वो जो है कोर्ट कर सकता है। 427 का सब क्लॉज डी कह रहा है, इन एन अपील फ्रॉम एनी अदर ऑर्डर अल्टर और रिवर्स सच ऑर्डर, कि अगर किसी भी ऑर्डर के खिलाफ अपील करने पर उस ऑर्डर को अल्टर या रिवर्स कर सकता है। और लास्ट है, मेक एनी अमेंडमेंट और एनी कॉन्सिक्वेंटल और इंसिडेंटल ऑर्डर दैट मे बी जस्ट और प्रॉपर। लास्ट जो है 427 का जो लास्ट सेक्शन है वो ये कह रहा है, जहां अपीलेट कोर्ट को लगता है कि उसे कोई भी आदेश पारित कर देना चाहिए या ऑर्डर में अमेंडमेंट किया जाना चाहिए, तो सारा चीज वो कर सकता है। यानी कुछ मिला के देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, मैं बता रहा हूँ, पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट में है कि अपीलेट कोर्ट को सारे पावर है। सारे पावर का मतलब ये हुआ है दोस्तों कि वो चाहे तो सजा को कम कर दे, वो चाहे तो सजा को बढ़ा दे, वो चाहे तो फाइंडिंग को अल्टर कर दे, वो चाहे तो इक्विटल को कन्विक्शन में बदल दे, वो चाहे तो कन्विक्शन को इक्विटल में बदल दे, वो चाहे तो पुनः इंक्वायरी करा सकता है, वो चाहे तो पुनः रिट्राइड करा सकता है। तो ये वो चाहे तो अपने किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट जो कि कॉम्पिटेंट है उस मामले को सुनने के लिए, उससे जो है रिट्रायल भी करा सकता है। तो कुछ भी जैसा भी अपीलेट कोर्ट चाहे इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस, वो सारे पावर जो है अपीलेट कोर्ट को है। तो दोस्तों प्रोवाइडेड दैट में कहा गया, प्रोवाइडेड दैट द सेंटेंस शैल नॉट बी इनहांस अनलेस द एक्यूज हैज हैड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज अगेंस्ट सच एनहांसमेंट। दोस्तों यहाँ बात की गई है कि कुछ परिस्थितियों में जो है अगर इन्हांसमेंट के खिलाफ अगर अपील आ रही है, तो ऐसी स्थिति में प्रोवाइडेड क्लॉज में कहा गया है कि इन्हांसमेंट तब तक नहीं किया जाएगा जब तक एक्यूज को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग न दे दी जाए, और उसको प्रॉपर सुनने के बाद ही एक्यूज के जो पनिशमेंट है उसको इन्हांस किया जा सकता है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द अपीलेट कोर्ट शैल नॉट इन्फ्लिक्ट ग्रेटर पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस विच इन इट्स ओपिनियन द एक्यूज हैज कमिटेड, यानी कि एक्यूज को उतना ही अगर कोई अपराध किया है तो उसको उतनी ही सजा दी जाएगी जितना कि ट्रायल कोर्ट को सजा देने का अधिकार है। देन might have been inflicted for that offense by the court passed the order or the sentence under appeal। दोस्तों यहाँ बात की गई है, अगर कोई अपीलेट कोर्ट अपील की पिटीशन को एक्सेप्ट किया है और उसके बाद वो अपील, तो उसे अपील में उतने ही पनिशमेंट देने का अधिकार है जितना कि ओरिजिनल जुडिक्शन में ट्रायल कोर्ट को था। यानी कि अपीलेट कोर्ट कभी भी ट्रायल कोर्ट के मैक्सिमम जो जजमेंट देने का पावर है उससे ज़्यादा पनिशमेंट जो है वो ट्रायल कोर्ट नहीं देगी। सेक्शन 428 टॉक्स अबाउट द जजमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट अपीलेट कोर्ट। The rule contained in chapter 29 as to the judgment of a criminal court of original jurisdiction shall apply as far as by be practicable to the judgment in appeal of a court of session or chief judicial। जो दो कोर्ट की बात की है दोस्तों, कोर्ट ऑफ सेशन एंड चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट की बात की गई है कि चैप्टर 29 के नियम के रहते हुए क्रिमिनल कोर्ट अपने ओरिजिनल जुडिक्शन में जजमेंट जहां तक संभव हो वो कोर्ट ऑफ सेशन और सीजीएम के न्यायालय के अपील में दिए गए निर्णय को ही लागू होंगे। दूसरा है प्रोवाइडेड दैट अनलेस द अपीलेट कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट, जब तक कि अपीलेट कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट ना करे तब तक द एक्यूज शैल नॉट बी ब्रॉट बिफोर
brought up or required to attend to hear judgment deliver। अपील में जनरली होता है कि कोई जरूरी नहीं कि एक्यूज को बुलाया ही जाए, क्योंकि कभी कभी होता है कि एक्यूज को बुलाने से खाम का समाज में भय व्याप्त हो जाता है, वो कोर्ट में आने से कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा जो है अफरा तफरी ना मच जाए। इसलिए जब अपीलेट कोर्ट जजमेंट दे रही है तो कोई जरूरी नहीं है, सामान्यतः जो जजमेंट जो है ओपन कोर्ट में दी जानी चाहिए, जहाँ की एक्यूज प्रेजेंट हो तभी जजमेंट सुनाया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि अगर अपीलेट कोर्ट को लगता है कि एक्यूज का सजा के समय यानी जजमेंट देने के समय उपस्थित होना जरूरी नहीं है, या अगर उपस्थिति से कोई दिक्कत हो रही है तो उसे उपस्थित न होने के बावजूद भी उसके गैर मौजूदगी में भी वो जजमेंट डिलीवर कर सकती है अपीलेट कोर्ट। नाउ कम टू द सेक्शन 429, ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट ऑन अपील टू बी सर्टिफाइड टू लोअर कोर्ट। हाई कोर्ट के अपील को जो है वो लोअर कोर्ट में भेजना जाना सर्टिफाई करने के बाद, ये सेक्शन 429 बताता है। Whenever a case is decided on appeal by the High Court under this chapter, इस चैप्टर के अंतर्गत अगर कोई भी अपील जो है हाई कोर्ट के द्वारा डिसाइड हो रही है, it shall be certified its judgment or order, वो जो है जजमेंट और ऑर्डर की सर्टिफाई कॉपी टू द कोर्ट बाय विच द फाइंडिंग सेंटेंस और ऑर्डर अपील, उस कोर्ट को भेजी जाएगी जिस कोर्ट के निर्णय के खिलाफ ये जजमेंट हाई कोर्ट में आया है, जो ज्यादातर कोर्ट ऑफ सेशन होता है दोस्तों, अगेंस्ट वैलिड और पास एंड इफ सच कोर्ट इज दैट ऑफ ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट other than the chief judicial magistrate, the high court judgment or order shall be sent through the chief judicial magistrate। यहाँ पर बात की गई दोस्तों, अगर किसी अगर 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 हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है और जजमेंट के बाद हाई कोर्ट ने कोई अपील में किसी भी मामले का निपटारा किया है, तो उस अपीलेट कोर्ट अर्थात हाई कोर्ट के निर्णय की सर्टिफाई कॉपी जो है उस कोर्ट में भेजी जाएगी जिसके खिलाफ ये निर्णय जो है वो हाई कोर्ट में आया है। उसकी एक प्रतिलिपि जो है उस न्यायालय को भेजेगा जिसके पनिशमेंट और ऑर्डर के खिलाफ जो है हाई कोर्ट में वो अपील आई थी। और यदि ऐसा न्यायालय चीफ जुडिशियल न्यायालय से भिन्न किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का है, यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का है, तो सारे हाई कोर्ट की उस निर्णय की सर्टिफाई कॉपी सीजीएम के थ्रू जो है वो भेजा जाएगा। और यदि ऐसा कोर्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कार्यपालक मजिस्ट्रेट है तो उच्च न्यायालय का निर्णय जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा, यानी सीधे नहीं भेजा जाएगा लोअर कोर्ट में, सीजीएम के थ्रू वो मजिस्ट्रेट के कोर्ट में जाएगा। और अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है तो डीएम के थ्रू वो सर्टिफाई कॉपी जो है वो जो है वो जो है उच्च न्यायालय के निर्णय के आदेश जो है डीएम के मार्फत जो है वो डीएम के मार्फत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के मार्फत ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। दूसरा कहा गया द कोर्ट टू विच द हाई कोर्ट सर्टिफाई इट्स जजमेंट और ऑर्डर, अगर हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया है तो ऐसी स्थिति में shall thereupon make such order as are conformable to the judgment or order of the high court, and if necessary the record shall be amended in accordance therewith। दोस्तों यहाँ साफ साफ दूसरा वाला क्लॉज में स्पष्ट कहा गया है कि जब हाई कोर्ट कोई जजमेंट अपना निर्णय आदेश या ऑर्डर या जजमेंट कोई दे देता है, सर्टिफाई करके लोअर कोर्ट में भेज देता है थ्रू द सीजीएम के माध्यम से, तो ऐसी स्थिति में जिस कोर्ट ने वो ट्रायल कोर्ट ने जिस ट्रायल कोर्ट का वो जजमेंट जिसके खिलाफ वो अपील की है, वो कोर्ट जो है अपने निर्णय और आदेश में हाई कोर्ट के जो अपील का जो निर्णय है उसके कंफर्मेबल में भी वो आवश्यक हो अमेंडमेंट करेगा और उसी के अनुसार जो है अपने रिकॉर्ड में जो है पर्याप्त संशोधन करेगा, यानी कि अपील न्यायालय का जो निर्णय होगा उसी के कंफर्मेबल में भी जो है वो जो जिस कोर्ट में सर्टिफाई कॉपी भेजी जाएगी वो कोर्ट जो है अपने निर्णय में और अपने रिकॉर्ड में उसी अनुसार से अमेंडमेंट करेगा। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जो आपका चैप्टर है जो हम लोगों ने देखा था ये जो है वो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। So I hope that you are able to understand all the provision which has been discussed in this second part and concluding part जो है वो बच गया है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है उसके concluding part को हम लोग कवर करके सारा का सारा अपील जो है हम लोग समाप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच।